ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज और स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं मोनिका ग्रोवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्टाफ बैठक के दौरान हुई विभागीय समीक्षा, कार्य शिथिलता के चलते तहसीलदार बाह को मिली चेतावनी। बहादुर होमगार्ड की शहादत के बाद ग्रामीणों में उबाल, आश्रित को नौकरी और लापरवाह थाना पुलिस हो निलंबित, कहा आक्रोशित ग्रामीणों ने। संगठन और प्रत्याशी के बीच की खाई और गहराई, सपा समन्वय समिति में शहर अध्यक्ष को नहीं मिली कोई तवज्जो। और फर्जी मार्कशीट प्रकरण में कर्मचारी नेता खुलकर आए सामने, कहा रिश्वत के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी ने लिए हैं करोड़ों रुपए। थाना खंदौली क्षेत्र में कल हुई सराफा व्यवसाय के साथ लूट के दौरान ग्रामीणों और बदमाशों की मुठभेड़ में शहीद हुए होमगार्ड की मौत को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। क्षेत्रीय लोगों ने पूरे खंदौली बाजार को बंद कर रखा था, साथ ही आगरा हाथरस मार्ग को जाम कर दिया गया और थाने का घेराव किया गया। लोगों का कहना था कि कल की घटना का पूर्ण रूप से जिम्मेदार स्थानीय थाना पुलिस है। उच्च अधिकारियों को तत्काल सभी को सस्पेंड करना चाहिए, साथ ही शहीद होमगार्ड के बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और क्षेत्र में उसका स्मारक बनाना चाहिए। आइए एक नजर कल की घटना पर डाल लेते हैं। दरअसल कल शाम जब खंदौली बाजार से क्षेत्र के ही सराफा व्यवसायी आनंद वर्मा अपने पिता नंद कुमार के साथ दुकान बंद कर जाने के लिए निकले कि तभी 3 बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और आते ही व्यवसायी आनंद को गोली मार दी और पिता को बटमार कर घायल कर उनका बैग लेकर भागने लगे। इसी दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण जनता ने उनका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर क्षेत्र का ही रहने वाला होमगार्ड मुकेश उपाध्याय अपने घर के बाहर नाइट ड्यूटी जाने के लिए खड़ा था। बदमाशों और गोलियों का शोर सुनकर उसने भागते बदमाशों को दबोच लिया, जिस पर एक बदमाश ने होमगार्ड मुकेश को गोली मार दी, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश ने एक बदमाश को बाइक से गिरा लिया। आगे जाकर भागते एक और बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद पुलिस से गुस्साई जनता ने थाने में भी तोड़फोड़ की और घेराव किया, लेकिन अस्पताल में होमगार्ड मुकेश की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर क्षेत्रीय लोगों और परिजनों को मालूम हुई, लोग सड़कों पर आ गए और पूरे बाजार को सोमवार के लिए बंद रखा। हाथरस रोड भी बंद कर दिया। शहीद होमगार्ड के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार स्थानीय पुलिस है। हम मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो और शहीद मुकेश के बेटे राहुल को पुलिस में नौकरी मिले। शहीद होमगार्ड मुकेश की कहानी भी बड़ी दुखद है। मुकेश के बड़े भाई प्रेम सागर की भी हत्या कुछ माह पूर्व 3 जून को कर दी गई थी। मुकेश का भाई टाटा मैजिक चलाता था। बदमाशों ने उनको एक दिन रास्ते में रोक लिया और लूटपाट कर हत्या कर क्षेत्र में ही फेंक दिया। तभी से बड़े भाई प्रेम सागर की पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी मुकेश पर आ गई। अब वो 2 परिवारों को मुकेश अकेला पाल रहा था, लेकिन कल के हादसे के बाद मुकेश भी शहीद हो गया। अब कौन इस परिवार का पालन पोषण करेगा, इस बात के लिए सभी चिंतित हैं। ताऊ जी के साथ ऐसा था, वो टेम्पू चलाते थे, उनका वो ले गए थे, उन्हें जहाँ सा दे करके यहाँ चल रहे वहाँ चल रहे, लूट के मर्डर कर दिया। वहीं आगरा की पुलिस लाइन में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने होमगार्ड मुकेश को सलामी दी। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि वो अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मदद शहीद मुकेश के परिजनों को मिले। ये घटना जो हुई है, जो अपराधियों द्वारा लूट का वारदात करने का प्रयास किया गया है, और जिस तरह से ये होमगार्ड्स का एक जांबाज सिपाही जिस तरह से पीछा किया बिना ड्यूटी पर रहते हुए भी, एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पुलिसकर्मियों के लिए, और एक चुनौती भी है कि अपराधियों का इतना दुस्साहस था। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि ये इस घटना का पर्दाफाश हो और ये अपराधी पकड़े जाएं। बहरहाल 1 वर्ष में एक परिवार में 2 मौतों के बाद परिजन बुरी तरह से बेबस हालत में है,
क्योंकि अब तक शहीद होमगार्ड मुकेश ही अपने और अपने भाई के परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसकी मौत के बाद परिवार को कौन देखेगा, ये फिक्र सबको है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शहीद के परिवार की इस बेबसी पर सरकार की नजर कब तक पड़ती है। काम में शिथिलता बरतने पर तहसीलदार बाहा के खिलाफ हो सकती है विभागीय कार्यवाही। जिन्हें जिला प्रशासन ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। स्टाफ बैठक के दौरान सभी तहसीलदार और एसडीएम मौजूद रहे। आला अधिकारियों ने जिनके कार्यकलापों की समीक्षा की, मगर कई खामियों के चलते कई तहसीलों को अफसरों की नाराजगी झेलनी पड़ी। कलेक्ट्रेट सभागार में बुलाई गई मासिक समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों को जिला प्रशासन की नाराजगी का सामना करना पड़ा। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में बुलाई गई बैठक में अधिकारी उन तमाम योजनाओं की जानकारी मांगी जो शासन की प्राथमिकताओं में शामिल हैं, जबकि अनेक स्थानीय विषयों पर जवाब तलब किए गए। मगर बैठक की अध्यक्षता कर रहे एडीएम प्रशासन हरनाम सिंह कई अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट नजर आए, जबकि तहसीलदार बाहर डीपी सिंह को उन्होंने खूब डांट पिलाई, जिनकी कार्यशैली पर वो नाराज भी हुए। सभी राजस्व और फौजदारी जो भी कलेक्ट्रेट के काम हैं उनके लिए मासिक बैठक की जाती है, जिसमें सभी अधिकारी जनपद के आते हैं। इसमें कर करेत्तर है और राजस्व के कार्य हैं, फौजदारी कार्य हैं, रिकॉर्ड संबंधी है, तो उसी की समीक्षा की गई है। जिसमें कर करेत्तर में तो थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा तहसील बाहा में शिथिलता देखने को मिली है, खतौनी के निर्माण में और केस वर्क में भी। तो तहसीलदार बाहा को सचेत किया गया है कि अगर वो 3 दिन में उसका कुछ प्रगति नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में तहसीलों में खसरा खतौनी की अपडेशन, राजस्व से जुड़े मसले और कर करेत्तर के मामलों पर चर्चा की गई। मगर कई तहसीलों की परफॉर्मेंस नाकाबिले तारीफ रही, जिनके लिए संबंधित अधिकारियों से असंतोष जताया गया, जबकि तहसीलदार को काम में सुधार लाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है। बैठक के दौरान जनपद के सभी तहसीलों के तहसीलदार और उप जिलाधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें शासन की सख्ती का हवाला देते हुए लापरवाही न बरतने की सलाह दी गई। कौशल विकास मिशन योजना के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग कार्ड फेंकते हुए इस वर्ग के बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार परक 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को नजदीक आते देख अखिलेश सरकार एक बार फिर युवाओं को रिझाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। सरकार जिला सेवा योजना कार्यालय में इस पाठ्यक्रम को एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क चलाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने युवाओं को रिझाने के लिए एक और महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर दी है। कौशल विकास मिशन योजना के बाद शुरू हुई इस योजना में एससी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कंप्यूटर, टंकण और शॉर्ट हैंड सहित कई कोर्सेज शामिल किए गए हैं। सहायक रोजगार अधिकारी ब्रिजबाला गुप्ता के मुताबिक एक बैच में 60 सीट्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशिक्षण हमारे यहाँ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र के अंतर्गत है और इसमें सचिवालय पद्धति, बुककीपिंग का अकाउंटेंसी, सामान्य ज्ञान, टंकण, आशुलिपि, स्टेनो कोर्स है। इसमें 60 बच्चे लिए जाएंगे, 60 सीटें हैं। फीस क्या रहेगी उनकी? निःशुल्क है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई कई योजनाएं युवाओं को रिझाने के लिए शुरू की गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव ने युवाओं को टारगेट कर बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप और कन्या विद्याधन समेत कई योजनाएं शुरू करने की बात कही थी। नतीजा, सूबे की कुर्सी पर अखिलेश यादव को युवाओं ने पहुंचाने में खूब सहयोग दिया। अब सपा नेताजी को दिल्ली भेजने के लिए युवाओं को एक बार फिर से रिझाना चाहती है। देखना ये होगा कि अखिलेश सरकार की इन योजनाओं का जादू चुनाव में युवाओं पर किस तरह पड़ता है। समाजवादी पार्टी के आगरा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी द्वारा प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में बनाई गई चुनाव समन्वय समिति में शहर संगठन के किसी भी पदाधिकारियों को शामिल न करने पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि वो पार्टी द्वारा साइकिल रैली के कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं और प्रत्याशी द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद संगठन और प्रत्याशी के बीच की रार और गहरा गई है, जिसे पार पाना अब आसान नहीं लगता। ऐसे में नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम कहीं पर कमजोर होती नजर आ रही है। प्रोग्राम आता था उसमें जाता था।
याद रखना, जनता से ज्यादा कोई समझदार नहीं। लेकिन बहुत साजिश का चुनाव था, बहुत अलग चुनाव था। लेकिन दुखी किया, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी की आगरा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी द्वारा प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में बनाई गई चुनाव समन्वय समिति में शहर संगठन के किसी भी पदाधिकारी को शामिल न करने पर एक बार फिर संगठन और प्रत्याशी के तालमेल की कमी को जग जाहिर किया है। ऐसे में संगठन के काम पर भी सवालिया निशान लग गए हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरह पार्टी द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है, उसमें ये रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। ये बात तो सभी बखूबी जानते हैं कि अगर सपा मुखिया को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतनी होंगी, और इसी लिहाज से पार्टी के लिए प्रत्याशी ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि मैदान में तो पार्टी का झंडा प्रत्याशी के ही हाथ में है और संगठन को उसे सहयोग कर फतेह कराने की जिम्मेदारी। पर प्रत्याशी के बार बार संगठन की निष्ठा पर सवाल उठाना कहीं संगठन पर भारी न पड़ जाए। प्रत्याशी द्वारा चलाए गए नए दाव पर संगठन के पदाधिकारियों से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि वो आलाकमान से मिली जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं, पर प्रत्याशी से तालमेल न बैठने के सवाल पर इनका अपना अलग ही राग है। संगठन की गतिविधि दूसरी नहीं चल रही है, जो लोग कर रहे हैं वो अपना जाना है। चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हमारी सारका बघेल जी, वो अपना अच्छा कर रही हैं, जो भी करेंगी चुनाव जीतने के लिए करेंगी, बढ़िया काम कर रहे हैं उनका। संगठन की अब क्या भूमिका रहेगी? संगठन की भूमिका अभी तो 8 तारीख तक साइकिल चलाने की भूमिका है, निर्देश मिला है राष्ट्रीय जी से। इसके अलावा कोई भी आदमी संगठन का इसके अलावा दूसरे काम में लिप्त नहीं। हम लोग तो पूरा पार्टी का काम कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे पदों पर हैं, और भी जो लोग जुड़ रहे हैं अगर पार्टी का काम करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। चुनाव समन्वय समिति बनने के बाद फिर गहराई संगठन और प्रत्याशी के बीच की रात इनका व्यक्तिगत कितना नुकसान करती है ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये बात कई हद तक साफ हो चुकी है कि सपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का जो सपना आलाकमान द्वारा संजोया जा रहा है, ये कदम उसमें जरूर पलीता लगाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अगर आलाकमान ने जल्द ही इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर इस मामले का निस्तारण नहीं किया तो ये पार्टी की हो रही किरकिरी को चुनाव में नहीं रोक पाएंगे। प्रदेश में सपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जा रही है। इसी श्रृंखला में जिला पंचायत के कार्यकारिणी अध्यक्ष लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में अमरपुरा से साइकिल रैली निकाली गई, जिसको फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी रानी पक्षालिका ने रवाना किया, जो कई गाँव में भ्रमण के बाद अमरपुरा पर समाप्त हुई। साइकिल रैली निकाल रहे, साइकिल का उद्देश्य ये है साइकिल को साइकिल का बटन दबाए इलेक्शन में और साइकिल को पहुंचाए मजबूती से लोकसभा। किस तरीके से लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग सब लोगों का मिल रहा है, आप ही लोग देख रहे हैं क्योंकि आप ही लोग उसको कवर कर रहे हैं। साइकिल रैली का जो मेन उद्देश्य है, जो माननीय मुख्यमंत्री जो भी कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय यहाँ से तो लोकसभा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते और माननीय नेताजी दिल्ली की गद्दी में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने एक रैली के रूप में साइकिल रैली निकाली है। ये अमरपुरा से शुरू होगी, दौतोरा, कलवारी और बिलासगंज और अलवतिया और पश्चिमपुरी होते हुए बोदला होते हुए फिर अमरपुरा में इसका समापन होगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो जन जन तक उनका प्रचार प्रसार का काम करने का काम कर रहे हैं हम लोग। प्रदेश में सपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज ककरेठा से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, आज तीसरा दिन है हमारी साइकिल यात्री का। आज हमारे पार्षद दल के नेता मुकेश यादव के नेतृत्व में आज ये शोभायात्रा चालू हुई है
और ये पूरा इनके वार्ड में होते हुए नसीराबाद, मऊ, ककरेटा, आपका सिकंदरा, के नगर और सारे सेक्टर, आज इस क्षेत्र में साइकिल यात्रा है। हमारे साथ हमारे यूथ के सब अध्यक्ष और अभिनव शर्मा हमारे विधानसभा के प्रत्याशी इसके साथ हैं। आप देख रहे हैं कितने तादाद में लोग साइकिल लेकर निकले हैं इस क्षेत्र में, और जहां भी जा रहे हैं वहां पे आम जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, महानगर के मुखिया चौधरी बाजिद निसार के आह्वान पर आज उत्तर विधानसभा के अंदर पूरा जन सैलाब सड़कों पर उतरा है। बाढ़ 67 में घूम रहा है, 68 में घूम रहा है, 59 में घूम रहा है। विधानसभा के प्रत्याशी रहे चौधरी अभिनव भाई और जयपाल यादव, पीतम यादव, सचिन चतुर्वेदी जी, अनूप यादव, सभी लोगों का सहयोग से ये पूरा 4 बाटों का दौरा करेगी साइकिल यात्रा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जितनी भी हमारी प्रमुख उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक ले जाने के लिए और ये दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी सारे समाज के लोगों को लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी है, और साइकिल पर चलकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जमीन से जुड़ के चलने वाले नेता हैं, ना कि राहुल गांधी की तरह हेलीकॉप्टर से ऊपर से हाथ हिलाने वाले नेता। ये चौधरी बाजिद निसार जी के नेतृत्व में उत्तरी विधानसभा से इलेक्शन लड़े अभिनव शर्मा जी, यूथ लोहिया वाली के सचिन चतुर्वेदी जी, विवेक यादव जी, सब लोगों के नेतृत्व में ये रैली निकली है। और इस रैली से जो हमारी सरकार की योजना है जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2014 मिशन कामयाब करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिल्ली की गद्दी बैठाने का काम किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी की उत्तर विधानसभा में आज जो साइकिल रैली निकाली जा रही है, इसमें निश्चित तौर पर बहुत बड़ी तादाद में युवाओं को सपोर्ट मिल रहा है। युवा संकल्प थे माननीय नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। निश्चित तौर पर ये साइकिल रैली बहुत बड़ा संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश में करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज महानगर में 1 तारीख से एक साइकिल रैली निकाली जा रही। इस रैली के माध्यम से हम लोगों को तक जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए जो उनको पूरा करने का काम किया है, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, लैपटॉप वितरण हो या किसानों का कर्ज माफ हो, ये सब माननीय मुख्यमंत्री ने विकास की कल्याणकारी योजना जनता के हित में की है और उनको पूरा किया है। ये हम लोगों को बता रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के फर्जी मार्कशीट प्रकरण में अब कर्मचारी नेता खुलकर विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों के नाम लेने लगे हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष ने एक प्रशासनिक अधिकारी पर 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपित अधिकारी पर 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति होने का दावा भी किया गया है। खैर, अब देखना यह होगा कि पुलिस की नजर इन आला अधिकारियों पर पड़ती है या फिर नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की 40,000 फर्जी मार्कशीट बीते दिनों बरामद हुई थी। छात्र नेता समेत 6 लोगों को पुलिस ने इस मामले में जेल भेज दिया था। बाद में विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों के नाम भी इस मामले में सुर्खियों में आने लगे। अब विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने खुलकर विश्वविद्यालय अधिकारी पर 1 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं कर्मचारी नेता ने विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराए जाने की भी मांग की है। कोई कर्मचारी दोषी नहीं है, दोषी है तो इसमें अधिकारी स्तर से दोषी हो सकता है, कर्मचारी कोई दोषी नहीं है। क्या मानते हैं कि ये विश्वविद्यालय कर्मचारियों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वास्तव में सबसे निरीह कर्मचारी उन्हें समझा जा रहा है और हकीकत में कर्मचारी कतई दोषी नहीं है। जो भी दोषी है ये है ना, जो भी है अधिकारी जो भी है अधिकारियों के ऊपर जाता है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों का नाम तो गलत आ रहा है, ये सब अधिकारियों का काम रहा है। यहाँ से एक अधिकारी 1-2 करोड़ रुपए कमा के ले गए। केंद्र पार्टी उनकी अगर संपत्ति की जांच की जाए तो कम से कम 1 अरब से ऊपर त्यागी देव कॉलेज वाले से लेके गए। कर्मचारी छोटे छोटे कर्मचारियों तो खाम का बदनाम किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने मार्कशीट प्रकरण में विश्वविद्यालय की परीक्षा एजेंसी की संलिप्तता की भी बात कही है। जो होलोग्राम छात्र नेता के घर से पुलिस ने बरामद किए थे वो या तो परीक्षा एजेंसी के पास थे या फिर आला अधिकारियों की निगरानी में। पूरे मामले की जांच पुलिस कप्तान के निर्देश में की जा रही है। अब कर्मचारी नेताओं ने भी विश्वविद्यालय अधिकारियों के नाम लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिला अस्पताल में मरीजों को पर्चा बनवाने के लिए घंटों लाइन लगाकर जूझना पड़ रहा है, जिसका फायदा अब जेब कतरे उठा रहे हैं। मौका लगते ही मरीजों का मोबाइल और पर्स उड़ा लिया जाता है। अस्पताल प्रशासन ने पंजीकरण खिड़की पर जेब कतरों से सावधान वाली सूचना भी लगा दी है, लेकिन लंबी लाइन का नुकसान जहां मरीजों को समय गंवाकर करना पड़ रहा है, वहीं पैसे की चपत भी लग रही है। कितनी देर से आप यहाँ खड़े हुए? 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ। वहाँ उनकी लिस्टें जा रही है पर्ची बन के, उनके पहले बनाए जा रहे हैं, हम खड़े हुए, हमारे नहीं बनाए जा रहे। कितनी देर हो गई यहाँ खड़े हुए? क्या परेशानी हो रही है? क्या पर्ची बात कर रहे हैं, नॉर्मली का पर्ची नहीं बना रहे हैं, वही ऐसे ही बिजी रहेंगे। क्या परेशानी किस चीज़ की? जी आई टेस्ट हमें फॉर्म भरना है, हमारे पहले आई टेस्ट कराना है।
और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिएगा ताज न्यूज के साथ। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। जमीन कब्जाने के मामले में कुशवाहा महासभा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक यदुवंशी नेता पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सपा नेता की शिकायत की है और पीड़ित भूस्वामी के साथ न्याय करने की अपील की है। जिला मुख्यालय पर नारेबाजी कर रहे ये लोग कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो सपाइयों की करतूत बताने यहाँ आए हैं। महासभा के कार्यकर्ताओं की माने तो समाजवादी पार्टी के एक नेता की गांव शादरा मौजा छलेसर के बेशकीमती भूभाग नियत डोल गई है और अपनी बदनीयती के चलते एक सपा नेता और उनके दो साथी इस 2 बीघा जमीन को कब्जाने में लगे हुए हैं। अपने आप को तुलसीराम यादव नाम का व्यक्ति, जो सपा मुखिया
का अपना आपको नज़दीकी रिश्तेदार बताता है। तुलसी राम यादव अपने गुंडों के साथ में कुशवाहा समाज के रूप सिंह कुशवाहा की आगरा फिरोजाबाद रोड सादरा स्थित पर 2 बीघा जो ज़मीन है उस पर जबरन कब्जा कर रहा है, जबकि उक्त भूमि का मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है और पीड़ित के पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं। महासभा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जमीन का उच्च न्यायालय में भी विवाद चल रहा है, जिसमें भूस्वामी को स्थगनादेश भी मिल चुका है, मगर सत्ताधारी भूमाफियाओं की दबंगई के आगे हाईकोर्ट का स्टे भी बेअसर है। महासभा के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अरबों की जमीन को बचाने की मांग उठाई है। सजातीय महिला की हत्या के मामले में जाट समाज ने एसएसपी से मुलाकात की, जहां उन्होंने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं उन्होंने पुलिस पर नामजद अधिवक्ता का नाम निकालने का आरोप लगाया। जाट नेताओं ने पुलिस प्रशासन को हिदायत दी है कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर जाट समाज लामबंद होकर आंदोलन करने पर बाध्य होगा। पुलिस के खिलाफ जाट समाज का आक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने जाहिर भी किया। मामला एक सजातीय महिला की हत्या के प्रकरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें जाट समाज को पुलिसिया कार्यवाही बेहद खल रही है। जाट नेताओं ने एसएसपी से अपनी नाराजगी जताते हुए घटना में नामजद वकील की गिरफ्तारी की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि वकील सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उसका नाम एफआईआर से निकाला जा सकता है। इस स्थिति में समाज के और अन्य समाज के लोग भी साथ हैं और अधिवक्ताओं से भी बात हुई है, क्योंकि देखिए हमारा मानना ये है साफ तौर पर कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति कोई बिरादरी नहीं होती और किसी भी स्तर पर वो काम कर रहा है, चाहे वो अधिवक्ता है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, अपराधी अपराधी है और कानून सबके लिए एक है। हम कानून के दायरे में ही इन लोगों से बात कर रहे हैं और कानून के दायरा है तो कानून में ये स्पष्ट तौर पर अपराधी है, विवेचना के अंदर भी अपराधी है, मुकदमे में लिखा गया अपराधी, तो उसको अरेस्ट। कोई मामला ऐसा अपराधी अपराधी होता है, किसी भी अपराधी कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि अपराध जो करता है, क्योंकि इसमें जो है समाज का मामला है, पहले भी ऐसे कांड हुए हैं, तो समाज के ऊपर इस तरह से अत्याचार जो हो रहा है, इसके लिए समाज एक है और जो है एसएसपी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है, इसके लिए हम देखते हैं, उसके बाद फिर समाज को जो है समाज की एक बड़ी पंचायत होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। गौरतलब है कि 24 दिसंबर को थाना शाहगंज के अर्जुन नगर क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक जाट समाज की महिला की जान ले ली थी। समाज के लोगों ने बताया कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में सत्ताधारी दल से जुड़ा एक वकील भी शामिल है। इनकी नाराजगी है कि पुलिस उसे बचाने का काम कर रही है, जिस पर उन्हें भारी आपत्ति है। जाट नेताओं ने पुलिस प्रशासन को हिदायत दी है कि पहले की तरह अगर इस बार भी घटना को हल्के में लिया गया और वकील का नाम घटना से निकाला गया तो जाटों की एक महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें न्याय पाने के लिए कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए DIOS ने एक सचल दस्ते का गठन कर दिया है, जो जिले भर के विद्यालयों में चल रही प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन की निगरानी करेगा। इसके साथ ही मुख्य परीक्षाओं के लिए भी शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है, ताकि बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराया जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें 50% अंक देने का अधिकार कॉलेज प्रबंधन को दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन की मनमानी को रोकने के लिए DIOS ने सचल दस्ते का भी गठन कर दिया है, जो कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रयोगात्मक परीक्षा पर नजर रखेगा। जिला विद्यालय निरीक्षण धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक ये निर्णय परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रयोगात्मक परीक्षाएं संचालित है और उनका बाह्य परीक्षक उनका प्रैक्टिकल ले रहे हैं और इसके साथ साथ में मैं स्वयं और अन्य अधिकारी समय समय पर विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करते हैं, किसी छात्र को या किसी को कठिनाई हो। और इसके साथ साथ में आगामी परीक्षाएं वर्ष 2014 में जो आने वाली है, उसके लिए विभागीय स्तर से जो निर्देश प्राप्त हैं उनसे तैयारी की जा रही है। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। DIOS खुद इंटर कॉलेजों में जाकर प्रैक्टिकल एग्जाम पर नजर रखेंगे। खैर, अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग की ये सतर्कता कॉलेज प्रबंधन की मनमानी को रोकने में कितनी कामयाब होती है। इससे पहले बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में हुई धांधली से आला अधिकारियों की खूब किरकिरी हुई थी।
वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित सिरोही रोड पर कई दिनों से मिल रही जुआ खेलने की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने छापा मारकर 33 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से पुलिस ने 21 दोपहिया वाहनों के साथ 2 बोलेरो, 1 स्कॉर्पियो सहित 3 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मथुरा जनपद में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित सिरोही रोड पर कई दिनों से मिल रही जुआ खेलने की सूचना पर कार्यवाही करते हुए छापा मारकर 33 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से पुलिस ने 21 दोपहिया वाहन के साथ 2 बोलेरो, 1 स्कॉर्पियो और 1 वैगनार सहित 3 लाख रुपए भी नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक यहां पिछले कई दिनों से जुआ खेला जा रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहां आने वाले जुआरी महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते थे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, जिस पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने एक टीम बनाकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया, जिससे वहां जुआ खेल रहे जुआरियों में हड़कंप मच गया है। पर पुलिस की नाकाबंदी के चलते ये कार्यवाही सफल हो सकी। माना जा रहा है कि पुलिस की इस कार्यवाही के बाद क्षेत्रीय लोगों को जुए के आतंक से राहत मिल सकेगी। ये हमें सूचना मिली थी कि सिरोही रोड है परिक्रमा मार्ग के पास, वहाँ पे खाली से एरिया में कुछ लोग बैठ कर के जुआ खेलते हैं और जो भी महिलाएं वगैरह वहाँ से गुजरती हैं उनके ऊपर छीटाकशी टिप्पणी वगैरह करते हैं। ये कंप्लेंट हमारे पास आई थी तो हमने उसके ऊपर जांच करवा करके आज कार्रवाई की गई। हमारे इंचार्ज साहब हैं वृंदावन के और हमारे सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे अखिलेश त्रिपाठी, शंभुनाथ सिंह हमारे इंचार्ज साहब, इनके नेतृत्व में और मेरी गाइडेंस में हमने वहाँ पे छापेमारी करी है। कुल 33 लोग वहाँ पे जो पकड़े गए हैं और कुछ लोग भागने में भी सफल रहे हैं। वहाँ पे 2 पहिया वाहन 21 के करीब मिले हैं और 3 बोलेरो, 1 वैगनार मिली है और 1 स्कॉर्पियो वहाँ मौके से बरामद हुई है और नकदी करीबन 3 लाख के करीब। 1 असला जो है वो बरामद हुआ है। गाजियाबाद में कॉल सेंटर में काम करने वाले जलपाईगुड़ी के एक युवक ने सुसाइड की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिन्हें उसने अपनी मृत्यु की तिथि 6 महीने पहले ही तय कर ली थी। अपने स्कूल के दिनों में ही उसने सुसाइड करने के बारे में सोच लिया था और 6 महीने पहले ही उसने सुसाइड का दिन भी तय कर लिया था। तय दिन पर उसने अपनी जान भी दे दी और वो भी इस वजह से कि उसकी हाइट कम थी और सिर पर बाल भी कम थे। मरने से पहले उसने अपनी मां के नाम अपनी सारी सैलरी भी कर दी। खुदकुशी का ये सनसनीखेज मामला वसुंधरा के सेक्टर 10A का है, जिसमें बीपीओ कर्मी ने हाइट और सिर के बाल कम होने के चलते डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट से बात पता चलती है कि युवक ने खुदकुशी की तारीख 6 महीने पहले ही तय कर ली थी। पुलिस का कहना है कि बीपीओ कर्मी ने हीन भावना के चलते ये कदम उठाया है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि खुदकुशी करने से पहले युवक ने 1 फरवरी को पूरी सैलरी अपने मां के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। वसुंधरा चौकी इंचार्ज सुभाष खत्री ने बताया कि मूल रूप से जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के रहने वाले जीवन सरकार नोएडा में एक बीपीओ में काम करता था। वो सेक्टर 10A में जसविंदर के मकान में पिछले 5 महीने से बतौर किराएदार रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि सुबह 6 बजे के करीब जसविंदर को किसी ने सूचना दी कि जीवन ने अपने ही कमरे के अंदर खुदकुशी कर ली है। जीवन ने रात में अपने भाई को मैसेज कर ये सूचना दी थी। ये सुनते ही जसविंदर सक पका गई और फौरन जीवन के रूम की तरफ बढ़ी। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। चौकी इंचार्ज ने बताया कि बांग्ला भाषा में लिखे सुसाइड नोट को दुभाषी की मदद से पढ़ा जा सका। इसमें जीवन ने लिखा है कि हाइट और सिर पर बाल की कमी के चलते उन्होंने 12वीं क्लास में ही खुदकुशी करने का मन बना लिया था। इतना ही नहीं, 6 महीने पहले ही उन्होंने खुदकुशी करने की तारीख 2 फरवरी तय कर ली थी। पुलिस का कहना है कि जीवन ने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया है कि वो मन ही मन एक युवती को पसंद करते थे, लेकिन अपनी इन कर्मियों के चलते वो बात आगे नहीं बढ़ा सके और पीछे हट गए। मेरे पास आंटी का फ़ोन आया। एक्चुअली काफ़ी एजेड लेडी हैं और सिंगल हैं, इसलिए उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मेरे पास अभी कॉल आया है कि उस लड़के ने कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ, तो देखना है क्या हुआ है। तो मैंने जब यहाँ के देखा तो इस लड़के को रस्सी से लटका हुआ पाया है। ये विप्रो कंपनी में बीपीओ में काम करता था, कॉल सेंटर में। देखिए, एक अपने उसमें एक अनोखा सा तो है कि जिसने 6 महीने पहले डिसाइड किया कि मुझे सुसाइड करना है, डिप्रेशन का शिकार था और उस 6 महीने में ना सोसाइटी ने, ना उसके परिवार के लोगों ने, ना उसने ये इसको कुछ सोचने की कोशिश की कि इसको डिप्रेशन से बाहर लाया जाए जिससे कि इस प्रकार का कृत्य ना हो।
देश में बहुत कारण हैं सुसाइड होने के, और सुसाइड बहुत केसेस में रादर मैं कहूँगा जो इसका इंसिडेंस है वो बहुत बड़ा हुआ है। शाहगंज थाने में अधिवक्ता के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा नामजद हुआ था। पुलिस की इस कार्यवाही से दीवानी के अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश फैला हुआ है, जिसके चलते दीवानी के अधिवक्ता आगामी 4 फरवरी तक न्याय कार्य से विरत रहेंगे। देखिए, जो प्रदीप यादव के बारे में जो अभी तक 20 दिन से हड़ताल चल रही है वो अभी भी जारी है, और लगभग पुलिस ने जो भी निर्दोष लोगों की मांग की गई थी, हम लोगों का केवल ये था कि जो निर्दोष लोग हैं जो वहाँ मौजूद वाकई में नहीं थे उनको निकाल दिया जाए। मेन आरोपी के बारे में हमारा कोई ऐसा स्टेप नहीं है आज दिन तक, और ना ही उसका हमने कोई नाम लिया है। ठीक है, उसको जो भी है अदालत सजा देगी, जो भी होगा, लेकिन प्रदीप यादव वहाँ मौजूद नहीं थे, ये CDR भी कहती है। ये सभी मतलब जो भी जांच की गई है वो प्रदीप यादव वहां नहीं पाए गए हैं। वाणिज्यकर कार्यालय पर उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अधिवक्ता एक दिनी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान ई रजिस्ट्रेशन, ई संचरण, दोहरा कर आरोपण वैट अधिनियम की विसंगतियों के संबंध में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वाणिज्यकर विभाग पर उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को टैक्सेशन बार एसोसिएशन आगरा के अधिवक्ताओं द्वारा ई रजिस्ट्रेशन और दोहरा कर आरोपण वैट अधिनियम की विसंगतियों के संबंध में धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। टैक्सेशन बार एसोसिएशन लगातार इन मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करती रही है। धरने के पश्चात संघ के संसद अधिवक्ता जिलाधिकारी आगरा कार्यालय के लिए रवाना हुए। आज टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल व धरने का आयोजन किया है। उसका मुख्य कारण यह है कि विभाग द्वारा, शासन द्वारा ई संचरण और ई रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा दोहरा करारोपण यहाँ के व्यापारियों पर लादा गया है, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है। टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोगों ने आज धरना रखा है, और मेन मुद्दा धरना का ये है कि एक तो ई पंजीयन का है, ये ई संचरण का है, दोहरा करारोपण है, और कुछ वैट में विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी दिनों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उस सरकार पूरा नहीं कर रही है। इस वजह से हमने इसको धरना रखा है कि किसी तरह से शासन तक ये बात पहुंचे। हमने इसके लिए अपना ज्ञापन भी तैयार किया है, और ज्ञापन को हम डीएम के कार्यालय में देंगे, जो कि मुख्यमंत्री के लिए, कमिश्नर के लिए एवं प्रमुख सचिव के लिए रखा गया है। प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, क्योंकि ये न तो अपने टर्मिनल का ऑर्डर मान रहे, न किसी अपील और अथॉरिटी का ऑर्डर मान रहे। उत्तर प्रदेश में कहीं टैक्स नहीं लग रहा, हमारे यहाँ टैक्स लग रहा है। एक तो विक्रमादित्य का सिंहासन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है कि जो अधिकारी दूसरे स्टेट आ रहे हैं, उत्तर आगरा के छोड़ के अलावा मथुरा से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं, वहाँ टैक्स नहीं लगा रहे। यहाँ का टैक्स लगाने की पद्धति ये लागू कर रखी है। एक सबसे बड़ी समस्या है, 11 नवंबर को जो मैं एक व्यापार करके ही कर्मचारी के द्वारा अवैध रूप से कार्य किया जा रहा था। इसमें 9 ब्रांडों के गुटखे बनाए जा रहे थे, उनका पकड़ा गया। मतलब दोवंडी थाने में, शाहगंज थाने में इसकी रिपोर्ट भी है, पेपर में भी इसका निकाला गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा इस पर नहीं की गई, जो कि वो विभागीय कार्य था, विभागीय कर्मचारी कर रहे थे, इसमें विभाग खुद लिप्त था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वाणिज्यकर विभाग एवं शासन की तुगलकी व्यवस्था से वाणिज्यकर विभाग के अधिवक्ता आहत हैं। साथ ही कई बार नियमों में सुधार एवं संशोधन की मांग की गई, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को हड़ताल पर रहे, साथ ही धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की। और इसके साथ रुकते हैं यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित पिता और पुत्र को दोषी पाया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज एकादश विनय कुमार मिश्रा ने दोषियों को 10 साल कैद और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। थाना सिकंदरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकेश थापर का आरोप है कि 20 जनवरी 2008 को विवाद होने पर आरोपी चेतन दास एवं उनके पुत्र बबन ने वादी की पत्नी मीनू थापर को आग लगा दी थी। गंभीर रूप से जलने के कारण चिकित्सा के दौरान 1 फरवरी 2008 को वादी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ये मामला है सिकंदरा थाने का, धारा 304/34 IPC का मामला है। मुकेश थापर की पत्नी को उसके पड़ोसियों ने चेतन दास और बब्बन, इन लोगों ने उसको जो है जला दिया था। चेतन दास और बब्बन को प्रत्येक को 304 सपटित धारा 34 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वादी की तहरीर पर आरोपी बाप बेटे के विरुद्ध थाना सिकंदरा में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विचारण उपरांत अपर जिला जज एकादश विनय कुमार मिश्रा ने पजावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी बाप बेटे को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विश्व के मानचित्र पर अहम भूमिका रखने वाले शहर आगरा की सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन इतनी खस्ता हो चुकी है कि शहर के अंदरूनी सड़कों से लेकर मुख्य सड़कों तक भी चलना दूभर हो गया है। गड्ढे इतने विशाल हैं कि जानलेवा हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को कुछ दिखाई नहीं देता।
इसी समस्या को वेकअप आगरा संस्था ने एक बार फिर उठाया है। संस्था ने सोमवार को जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेहाल सड़कों के पोस्टर लगे ये वाहन पूरे दिन शहर भर में भ्रमण करते नजर आए। वेकअप आगरा संस्था ने सोमवार को एमजी रोड पर एक जागरूक वाहन को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस वाहन को आगरा की बदहाल हालत सड़कों की तस्वीरों से सजाया गया था। संस्था का मानना है कि शायद आगरा की बदहाल सड़कों को बनवाने वाले संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालयों से खराब हालत वाली सड़कें दिखाई नहीं देती, इसलिए इस वाहन पर बदहाल सड़कों की तस्वीरें लगाकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा, जिससे इसे देखकर शायद अधिकारियों की नींद टूट जाए और वो कुछ कार्य करवाएं। सभी लोग जानते हैं आगरा की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग बार इवन जान तक गंवा रहे हैं। मीडिया के थ्रू सभी लोगों को ये जानकारी में आ ही रहा है। तो वेकअप आगरा इसको लेकर बहुत चिंतित है और इसको हम लोग लगातार इस पर अभियान छेड़े हुए हैं। पिछले दिनों हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और हमने ऐलान किया था कि आगे इस मुहिम को लेकर हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे और जो सोया हुआ प्रशासन है उसको हम जगाकर ही दम लेंगे, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। वेकअप आगरा संस्था के द्वारा चलाया गया ये वाहन एक दिन पूरा शहर में घूमेगा और खासकर सरकारी अधिकारियों के निवास के सामने इसे रुकवाकर सड़कों की बेकार हालत की जानकारी दी जाएगी। वेकअप आगरा संस्था इससे पहले भी आगरा की सड़कों के सुधार के लिए कार्यक्रम कर चुकी है। वन विभाग के नवागढ़ डीएफओ ललित कुमार ने पदभार संभालते ही वन विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने पर जोर दिया है। नवागढ़ डीएफओ का कहना है कि वन विभाग की जिन जमीनों पर जायज या फिर नाजायज तरीके से अतिक्रमण किया गया है, विभाग उन्हें जल्द ही छुड़ा लेगा, जिसके लिए वो एक अभियान चलाएगा। विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। शहर में ज्यादातर लावारिस जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हो गए हैं, जिनमें ज्यादातर जमीन वन विभाग की है। आगरा में आए नवागढ़ डीएफओ ललित कुमार ने अपने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो विभाग की उन तमाम जमीनों की एक लिस्ट तैयार करें जिन पर अवैध अतिक्रमण हो गए हैं। विभाग जल्द ही उन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएगा। यहाँ पे हमारी वन भूमि है जहाँ पे कहीं कहीं छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं, कभी कभी कब्जा करने की कोशिश भी होती है, तो वो चाहूँगा कि वो सारे सुलझा दिए जाएं, हमारी जमीन हमारे कब्जे में रहे और उसको हम अच्छे अपने ढंग से मैनेज करें। नवागढ़ डीएफओ के इस आदेश के बाद विभागीय अधिकारी फाइलों को खंगालने में लग गए हैं। वन विभाग की तमाम जमीन बेकार पड़ी हैं, जिन पर या तो विभागीय अधिकारियों की कारगुजारी के चलते अतिक्रमण हो जाते हैं या फिर गरीब लोग अपनी अस्थायी बस्तियां बसा लेते हैं। है अब देखना होगा कि डीएफओ के आदेश के बाद वन विभाग का अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ गरीबों के ही घरौंदे उजाड़ता है या फिर यह अभियान उन घरों पर भी चलेगा जिन्हें खुद विभागीय अधिकारियों के सहयोग से बसाया गया था। सोमवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वाटर वर्क्स पर जल संस्थान के विरोध में प्रदर्शन किया। शहर में दूषित पेयजल की सप्लाई करने वाले जल संस्थान को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहा, लेकिन आगरा की जनता की समस्या की पुकार सुनने वाला कोई भी अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। इसे देख शिव सैनिकों ने कार्यालय पर ही धरना दे दिया, जिसे बाद में जल संस्थान के एक अधिकारी ने ज्ञापन लेकर समाप्त कराया। जल संस्थान जिसका काम आगरा की जनता को शुद्ध पेयजल सप्लाई करना है, लेकिन शायद इस बात को जल संस्थान के अधिकारी भूल चुके हैं और इसका भुगतान शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। सोमवार को इसी समस्या को लेकर शिवसेना कार्यकर्ता बोतलों में गंदे पानी को लेकर जल संस्थान पहुंचे, लेकिन विभाग में उनकी बात सुनने को कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसे देखकर शिव सैनिकों ने जल संस्थान पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने की खबर सुनते ही सचिव जल संस्थान ने मौके पर पहुंचकर शिव सैनिकों से ज्ञापन लिया, साथ ही जल्द ही समस्या को समाप्त करने का आश्वासन भी दिया। जलकर के द्वारा दूषित पेयजल की सप्लाई, ये दूषित पेयजल इतना बदबूदार गंदा पानी है जिससे आम जनजीवन त्राही त्राही कर रहा है। शिवसेना के द्वारा जन समस्याओं को लेकर हर बार आंदोलन किए जाते हैं। ये गूंगे बहरे अधिकारी शिवसेना की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जन समस्या को नहीं सुनते हैं। इस पूरे पेयजल दूषित पेयजल को लेकर आज जीएम का घेराव शिव सैनिक करेंगे। अगर जीएम ना हुआ तो शिव सैनिक धरने में बैठकर इनके ऑफिस पर तालाबंदी करेंगे। शिवसेना कार्यकर्ता बोतलों में घरों के नलों से निकलने वाला दूषित जल भरकर लाए थे, जिसे देखने वाला विभाग में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि सचिव जल संस्थान ने समस्या को खत्म करने की बात कहकर शिव सैनिक कार्यकर्ताओं के धरने को खत्म करा दिया, लेकिन शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने भी
विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह की मोहलत दी और कहा कि हालत नहीं सुधरी तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आगामी 24 फरवरी को आगरा प्रधान डाकघर को CBSE से मैग्नेट में तब्दील कर दिया जाएगा। इस शुभ कार्य का उद्घाटन करने के लिए डाक सचिव P गोपीनाथ आगरा आ रहे हैं। प्रधान डाकघर को मैग्नेट में तब्दील हो जाने से कोर बैंकिंग की सारी सुविधा ऑनलाइन हो जाएगी। साथ ही सुविधा के लागू होने से डाक विभाग का सारा डेटा भी दुरुस्त हो जाएगा। डाक विभाग इन दिनों 24 फरवरी को आयोजित होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी में लगा हुआ है। आगामी 24 फरवरी को आगरा प्रधान डाकघर को CSB से मैग्नेट में तब्दील किया जाना है। इस मौके पर विभाग की डाक सचिव P गोपीनाथ आगरा आ रही हैं, जो इस कार्य का उद्घाटन करेंगी। विभागीय अधिकारी विभाग के सभी काम को समय रहते पूरा करना चाहते हैं। जो आगरा प्रधान डाकघर है हमारा, इसकी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की तरफ अग्रणी है और ये डाकघर हमारा CBS में प्लेटफॉर्म पे रोल आउट हो जाएगा। तो इसके CBS के काम की उद्घाटन के लिए और उसकी समीक्षा के लिए 24 तारीख को प्रस्तावित होगा। क्या फायदा रहेगा CBS हो जाने से? CBS से पूरा डाटा हमारा सेविंग बैंक का, चाहे वो SB का हो, चाहे RD का हो, चाहे TD का हो, चाहे NSE KVP का हो, सब डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। कोई भी डिपॉजिटर को कभी भी बैलेंस वेरिफिकेशन में या किसी भी ट्रांजेक्शन में कहीं कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। डाक विभाग अपने डाकघरों को कंप्यूटरीकृत करना चाहता है ताकि भविष्य में उन्हें भी ऑनलाइन सेवा से जोड़ा जा सके और बाद में विभाग को आगामी योजना कोर बैंकिंग के जरिए ATM मशीनों से जोड़कर डाक ग्राहकों को पारदर्शिता वाली सुविधा दे सके। डाक विभाग अपने विभाग को धीरे धीरे अपडेट करके एक लाइन में जोड़ रहा है, जिन्हें बाद में एक साथ एक लाइन में ऑनलाइन सुविधा के साथ जोड़कर डाक ग्राहकों को बैंकों वाली सुविधा दी जा सकेगी। आपके अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी दिखाएंगे कमाल। जी हां, खबरों की माने तो निर्माता दीपक शर्मा ने अपनी आने वाली फिल्म दिल तो दीवाना है के गीत के बोल लिखने का काम केजरीवाल को दिया है और इस फिल्म का एक गीत केजरीवाल लिख भी चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं, उनके अंदर कई गुण छिपे हैं। कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए अरविंद केजरीवाल राजनीति के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं। जी हां, खबरों के मुताबिक केजरीवाल किसी फिल्म के गाने के बोल लिखने की तैयारी में है। केजरीवाल का तजुर्बा सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि लेखन में भी है। सूत्रों के मुताबिक निर्माता दीपक शर्मा की फिल्म दिल तो दीवाना है के एक गीत के बोल लिखने का काम केजरीवाल को दिया गया है। इस फिल्म में आमिर खान के चचेरे भाई हैदर लीड रोल निभाएंगे। फिल्म के निर्देशक अभिनेता राजा आर बुंदेला होंगे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने एक गीत लिखा है और बाकी के गाने आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने लिखे हैं। इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।